भाई ऑनेस्टली जब कोई बच्चा जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो वो जोश और मोटिवेशन से इतना ज़्यादा भरा होता है कि वो हार्ड वर्क तो करता ही है, लेकिन उसके साथ इतनी सारी मिस्टेक्स कमिट कर देता है जो उसकी प्रिपरेशन को आगे चलकर एक गलत डायरेक्शन में ले जाती है, और वो उतने समय मिस्टेक्स भी नहीं लगती हैं। जब आगे जाके समझ आता है कि कोर्स आगे निकल गया है और हम सिर्फ हार्ड वर्क किए जा रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तब समझ आता है कि हमने ब्लंडर कमिट कर दिया। उतने समय सब सही लगता है कि भाई प्रिपरेशन बढ़िया चल रही है, लेकिन बाद में इवेंचुअली तुमको समझ आता है कि भाई अब नहीं होगा, यहाँ से कुछ गलत हम कर रहे हैं। मैं ऐसी 5 मिस्टेक्स के बारे में बात करूँगा जो बहुत कॉमन होती हैं स्टूडेंट्स के बीच और जो काफ़ी बर्नआउट देती हैं और टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट करती हैं। अगर इन 5 मिस्टेक्स को तुम अवॉइड कर पाते हो, यू कैन मेक योर जेईई प्रिपरेशन मच मोर स्मूदर देन बिफोर। लेट्स बिगिन। Hello guys, welcome to my channel Sam Guides and I am Samir Soni, student from NIT Raipur second year। और इस चैनल में हम बात करेंगे जेईई गाइडेंस की, स्टूडेंट लाइफ की और बहुत सी ऐसी अलग अलग चीज़ें जिस पर यूजुअली जेईई के बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हम देंगे। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, हियर आई एम विद मिस्टेक नंबर 1। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो एक अनरियलिस्टिक टाइम टेबल के पीछे ही भागते रहते हैं। मतलब कि स्टार्टिंग में जब मोटिवेशन बिल्कुल पीक पर होती है तो उनके हिसाब से मैंने भी ऐसा किया है कि 16-17 घंटे इतने पढ़ने का टाइम टेबल ऐसा बना लेंगे कि भाई जैसे वो फॉलो कर ही लेंगे और वो पूरा साल भर इसको फॉलो करेंगे। और वो जब नहीं फॉलो कर पाते हैं उस चीज़ को, तो भाई कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली गिर जाता है उनके अंदर। क्यों? क्योंकि हम कुछ भी चीज़ अपने आप को बोलते हैं कि हम करेंगे और फिर जब कर नहीं पाते हैं उस चीज़ को, तो भाई और वो कॉन्फिडेंस खुद के अंदर से गिरता ही है कि भाई तूने ये बोला था लेकिन तू कर नहीं पाया। तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है तुम्हारे लिए कि तुम एक टाइम टेबल बना रहे हो, वो भी अनरियलिस्टिक वे में, कि आज 4 बजे उठूँगा, उसके बाद इतने बजे से उठ के इतने बजे ये करूँगा, फिर वो करूँगा, फिर पढ़ने बैठूँगा, 16-17 घंटा पढ़ूँगा। ऐसा नहीं होता है। परफेक्ट टाइम टेबल से पढ़ाई नहीं होती है। रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाओगे तुम जब खुद को असली जगह रख कर कि भाई मैं जानता हूँ कि मैं 4 बजे नहीं उठने वाला हूँ, मैं नहीं उठा हूँ आज तक, मैं कल से कैसे उठ जाऊँगा। मैं जितने बजे उठता हूँ उतने बजे से स्टार्ट करूँगा और फिर जितने बजे सोता हूँ उतने बजे तक सोऊंगा। उस हिसाब से टाइम टेबल बनाओ। आधा घंटा हो सकता है इधर उधर से स्विच करके तुम उस जगह तक पहुँच सकते हो इवेंचुअली, लेकिन तुम सोचो कि कल से ही अगर तुम्हें इतना बजे स्टार्ट कर दो उठना, कि अभी तक मैं 8 बजे उठता था लेकिन कल से मैं 4 बजे उठूँगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये पॉसिबल हो सकता है कि 1-2 दिन तुम कैसे भी उठ जाओ, लेकिन ये आगे जाके ये तुम्हारा ओवरऑल एफिशिएंसी बिल्कुल ख़त्म कर देगा। परफेक्ट टाइम टेबल के पीछे बिल्कुल मत भागो। रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाओ जो तुम्हारी हेल्प करे आगे तक। फर्स्ट पॉइंट इधर एंड होता है। सेकंड पॉइंट अगर देखें, मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि वो टीचर्स ही चेंज करते रहते हैं। बहुत सारे टीचर्स से पढ़ते हैं। मतलब केमिस्ट्री एक टीचर से पढ़ रहे हैं, फिजिक्स 3 टीचर से पढ़ेंगे, मैथ्स 7 टीचर से पढ़ेंगे। तो नहीं होता है। सबसे पहले तो आपके हर एक उसका फैकल्टी एक ही होता है। मैं बात ये मान सकता हूँ कि अगर किसी टीचर का पढ़ाया हुआ 1 या 2 टॉपिक समझ नहीं आता है तो उसको किसी और टीचर से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर तुम एक चैप्टर इनसे, दूसरा चैप्टर उनसे, तीसरा चैप्टर इनसे ऐसे पढ़ोगे तो फिर तुम्हारी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। तुम्हारे जो पैटर्न्स हैं वो सच में हिल जाएंगे, क्योंकि ऐसे प्रिपरेशन नहीं होती है। एक टीचर तुमको अगर तुमको पढ़ा रहा है तो वो तुमको गारंटी है कि वो तुमको आगे तक जोड़कर ही जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी टीचर से पढ़ना बंद कर दो, लेकिन एक टीचर है तो उसी टीचर को रहने दो। तुम 10 टीचर अगर लोगे, पकड़ोगे तो उनकी तुम डूब जाओगे। सही कहो तो कहते हैं ना, 2 नाव पर पैर रखते हैं तो डूब जाते हैं एक्चुअली। एक टीचर को पकड़ो और उनके साथ ही आगे बढ़ो, तभी जाके कुछ कल्याण हो सकता है। क्योंकि वो आखिर तक टीचर की बात मानने से ही सिलेक्शन होता है। जो टीचर्स बोलते हैं तभी सिलेक्शन होता है, अगर उसको फॉलो करोगे। अगर तुम ये टीचर ही स्विचिंग करते रहोगे तो तुम बहुत बड़े लूप होल में फंस जाओगे एट द एंड। स्टॉप स्विचिंग टीचर्स, और जो है एक के साथ ही लॉयल रहो। जीवन में बहुत काम आती है ये चीज़, लॉयल रहना बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। वो तुम्हें समझ आएगा आगे जाके। लेकिन टीचर्स में ज़्यादा तो लॉयल रहो तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फायदे की बात है। तीसरा पॉइंट जो बहुत बच्चे करते हैं वो है मॉक टेस्ट नहीं देना। क्या सोचते हैं? डर लगता है अंदर ही अंदर। जब मॉक टेस्ट की डेट या पास आने लगती है ना, जब टेस्ट की डेट पास आने लगती है, फिर चाहे वो मॉक टेस्ट हो फुल सिलेबस या फिर 1-2 चैप्टर्स का ही हो, अंदर ही अंदर इतनी बुरी फटनी चालू होती है ना यार कि मेरा तो वो ही नहीं है, प्रिपरेशन ही नहीं है, ऐसा है वैसा है।
अंदर ही अंदर इतना ज़्यादा डर लगने लगता है, तो आखिर में क्या निकलता है, छोड़ दो, टेस्ट ही नहीं देना। क्या होगा टेस्ट नहीं देंगे तो? मार्क्स नहीं आएँगे, पता ही नहीं चलेगा कि अपन लोग कितने पानी में हैं, लोग मज़ाक नहीं उड़ाएँगे। भाई देख, अगर तुझे ही नहीं पता चल रहा है कि तू कितने पानी में है, तो तू इम्प्रूव क्या करेगा? टेस्ट दोगे तो तुमको इतना पता तो चल जाएगा कि यहाँ से वहाँ तक अपन लोगों को जाना है, तो अभी अपन लोग हैं कहाँ? अगर तुमको पता ही नहीं चल रहा है कि तुम कहाँ खड़े हो, वेयर यू स्टैंड आउट, तो तुम इम्प्रूव कर कहाँ से सकते हो? कैसे इम्प्रूव करोगे? मुझे ये बताओ पहले। सो टेस्ट दोगे तो प्लस पॉइंट में ही तुम्हारा मतलब नेगेटिव में नहीं जाओगे, प्लस में ही रहोगे हमेशा। सो आई वुड सजेस्ट, मैंने गलती की थी ये कि मैं टेस्ट नहीं देता था, और ये बहुत बड़ी गलती थी। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत स्किप किया हो, लेकिन फिर भी स्किप कर देता था ये टेस्ट। तुम ट्राई करो कि टेस्ट स्किप ना करो। जो ये चीज़ मैं खुद को अगर मैं बैक जा पाता टाइम मशीन से, तो मैं खुद को या अपने यंगर सेल्फ को ज़रूर ये बात बोलता कि यार टेस्ट बिल्कुल मत स्किप करना, और टेस्ट देने के बाद उसकी एनालिसिस तो बिल्कुल भी मत स्किप करना, क्योंकि तुमको टेस्ट देने 60% थे, और उसकी एनालिसिस जब तुम करोगे तब तुमको असलियत में पता चलेगा कि कहाँ क्या गलती रह गई, तुमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। वो बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है जब तुम टेस्ट को एनालाइज करते हो, उसमें जो कुछ अच्छे क्वेश्चंस आते हैं उसको देखते हो कि कहाँ पर क्या गलती रह गई। सो टेस्ट बिल्कुल भी मत छोड़ो, क्योंकि प्रिपरेशन किसी भी चीज़ की 100% तुम कर ही नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। याद है वो 2+2 वाला एग्जाम्पल, 2 × 3, वो सब 2 का टेबल वाला जीतू भैया ने जो दिया था। सो सच है कि तुम कभी किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन 100% कभी अच्छे से नहीं कर सकते। सो जितनी भी प्रिपरेशन है उतने के साथ टेस्ट दो, कम से कम तुमको ये चीज़ की पुष्टि हो जाएगी, तुम्हें ये पता लग जाएगा कि तुम स्टैंड आउट कहाँ करते हो, सो दैट यू कैन इम्प्रूव। अगली जो मिस्टेक बहुत से बच्चे करते हैं वो है रिसोर्सेज इकट्ठा करना। सच बताऊं तो मैंने ऐसे बहुत से बच्चों को जूझते हुए देखा है कि जो रिसोर्सेज इकट्ठा करना जिनको इतना अच्छा लगता है ना, कि भैया आप अपने नोट्स दे दो, आप भी अपने नोट्स दे दो, टीचर आप भी अपने नोट्स दे दो, इधर 10 जगह से इकट्ठा कर लेंगे वो अपने नोट्स, और फिर पढ़ाई घंट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ऐसे में पढ़ाई होगी भी नहीं, क्यों भाई? तुम्हारे पास इतने सारी चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ से तुम पढ़ोगे, और सिलेबस इतना वास्ट है, तुम उसको कवर कैसे करोगे अगर तुम इतनी सारी जगहों से पढ़ने लगोगे तो? सो आई वुड सजेस्ट, अभी तुमको हो सकता है मेरी बातें थोड़ी सी और लग रही हो, समझ में ना आ रही हो, लेकिन अगर तुम ऐसा करने लगोगे, और बच्चे मैंने देखा है कि बहुत लोग करते भी हैं कि खुद के नोट्स नहीं बनाएंगे, वो 10 जगह से ले लेंगे पीडीएफ, और फिर उधर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। भाई नहीं होता है, ऐसा नहीं चलता है। तुम खुद के नोट्स बनाओगे तो उसका अलग ही फायदा रहता है, क्योंकि वो तुमने खुद से लिखे हैं, तो वो फैमिलियर होती है राइटिंग। तुम खुद के नोट्स आसानी से पढ़ सकते हो, रिवाइज करने में बहुत ईजी होता है, और उसमें तुम अपने हिसाब से गूंज भी सकते हो कि यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, इसे बादल बनाकर लिख लो, अंडरलाइन कर लो। पीडीएफ में जो पढ़ते हैं वो एक क्या कहते हैं डिसएडवांटेज ही होता है, एक अलग ही डिसएडवांटेज होता है पीडीएफ से पढ़ने का। मैं जब अपनी प्रिपरेशन करता था तो मैंने ये मिस्टेक भगवान की कृपा से नहीं की थी, और सच कहूँ ना तो मेरे 11th के आखिर तक इतना बड़ा बंडल बन चुका था किताबों का, जो मैंने खुद हाथ से लिखे थे, वो सिर्फ नोट्स थे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के। सो आई वुड सजेस्ट कि नोट्स बनाओ, अपने हाथों से लिखे हुए नोट्स ही सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। और मैं तुमको एक प्लस पॉइंट अगर दूँ तो शॉर्ट नोट्स साथ ही में, जैसे चैप्टर तुम्हारा कोई भी चैप्टर खत्म हो रहा है तो उसका शॉर्ट नोट्स तुमको ना चैप्टर के एंड डेट पर ही बनाकर रख लेना है। शॉर्ट नोट्स में क्या क्या इंक्लूड करोगे क्या नहीं, वो मैं एक अलग से वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ये चीज़ अभी अगर तुम नोट कर रहे हो किसी चीज़ को तो लिख कर रख लो कि चैप्टर एंड होते ही तुम्हारा शॉर्ट नोट्स बनकर रेडी हो जाना चाहिए, और वो भी विद इन 1 पेज, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा तुम्हारा आगे के लिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। तुम बहुत से बच्चों से अहेड हो जाते हो जब तुम शॉर्ट नोट्स बनाने लगते हो, क्योंकि जहाँ किसी बच्चे को बाद में रिवाइज करना है, जैसे 11th खत्म हुआ, 12th स्टार्ट हो गया है, मिड चल रहा है और तुमको 11th का कोई चैप्टर रिवाइज करना है, 50-60 पन्नों का चैप्टर है, और उसको अगर तुम रिवाइज करने बैठोगे तो तुम्हें आराम से 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। वहीं अगर तुम शॉर्ट नोट से रिवाइज करोगे तो तुमको हो सकता है 30 मिनट्स भी ना लगे उस पूरे चैप्टर को रिकैप करने में। सो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है शॉर्ट नोट्स बनाना। मैंने एक गलती की थी कि मैं आखिरी में बनाया था बिल्कुल, जो बहुत सच कहूँ तो डिसएडवांटेज था मेरे लिए, शुरू से नहीं बनाना शॉर्ट नोट्स को।
इसलिए ये बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग से ही शॉर्ट नोट्स को बनाकर चलते चलो, जिसमें तुम्हारी चीज़ें रहेंगी जो तुमको इम्पोर्टेंट लग रही हैं, जो तुमको याद नहीं रह पा रही हैं, और सारे चैप्टर्स के फॉर्मूला, सारे चैप्टर का जो पूरा चैप्टर है उसका फॉर्मूला, वो मेन चीज़ है जो तुम्हारे लिए आगे जाके हेल्प करेगा। जो अगली मिस्टेक है, जो ये चीज़ बहुत बच्चे करते हैं कि स्लीप को बहुत इग्नोर करते हैं। मतलब मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसे नीट और जेईई के एस्पिरेंट्स देखे हैं कि वो अपने स्लीप को बिल्कुल भी प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं। स्लीप जो तुम्हारी है वो तुम्हारे इसेंशियल पार्ट है पूरी प्रिपरेशन की। मतलब अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो और तुम्हारी एफिशिएंसी अच्छी है, तभी जाके वो चीज़ें तुम्हारी आगे तक याद रहेंगी और तुम तभी पढ़ पाओगे। लेकिन अगर तुम सो नहीं रहे हो तो तुम्हारी एफिशिएंसी बिल्कुल खाक से नीचे गिरती है। मतलब अगर तुम 10 घंटे पढ़ रहे हो और तुम अगर एफिशिएंसी 5 घंटे की भी नहीं निकाल पा रहे, तो 10 घंटा वहाँ कुर्सी टेबल पे बैठना बेकार है। और जो स्लीप है तुमको एटलीस्ट आई थिंक एटलीस्ट तुमको 6 घंटे तो रखनी ही रखनी है। मतलब 6 घंटे, अगर दिन भर में से तुम 6 घंटे खुद के लिए दे रहे हो सोने के लिए, तो वो बिल्कुल भी खराब नहीं है। दैट इज़ नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम। 6 घंटा मतलब 11 बजे से या फिर जो भी तुम्हारे सोने का समय हो, अब वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन गोल्डन आवर्स जो होते हैं 11 से 5, इसके बीच में नींद लोगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा तुम्हारे दिमाग के लिए, क्योंकि वहाँ उतने समय दिमाग जो गहरी नींद में जाता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और जो आगे का चीज़ है कि मैंने बहुत से ऐसे लोगों को भी देखा है कि पार्ट पार्ट में नींद लेते हैं। कि सुबह जैसे फॉर एग्जांपल 11 से 2 सो गए, 3 घंटा सो लिए, उसके बाद पढ़ने लगे और फिर सुबह सुबह 5 से जो 8 है वो 3 घंटा सो लिए। ऐसा नहीं करना है। 6 घंटा सो रहे हो तो इकट्ठा 6 घंटा की एक पूरी साइकिल कवर करो, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है तुम्हारे लिए। और ऐसा नहीं है कि तुम सो रहे हो 6 घंटा तो तुम्हारे पढ़ाई पर कुछ कुछ हैम्पर करेगी। अगर तुम सोओगे नहीं तो वो ज़रूर हैम्पर कर देगा। इसलिए सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम सोओगे नहीं तो तुम्हारी एफिशिएंसी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। इसलिए जो क्विकली रिवाइज करते हैं इन सारे पॉइंट्स को, पहला पॉइंट, अनरियलिस्टिक टाइम टेबल नहीं बनाना है। रियलिस्टिक वे में परफेक्ट टाइम टेबल को ना ढूंढते हुए रियलिस्टिक टाइम टेबल खुद के हिसाब से खुद का अलग होना चाहिए, और इसी सब में नहीं घुसे रहना है। बस एक टाइम टेबल बना लो, उसको फॉलो करते जाओ। दूसरा है, बहुत सारे टीचर्स मत बदलो। एक टीचर है, उसी के साथ बढ़िया से उसी के साथ अच्छा कनेक्शन बना के चलो, वो आगे तक तुमको गाइड कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 टीचर से पढ़ोगे, खुद ही खराब कर दोगे अपनी प्रिपरेशन को। तीसरा जो है, मॉक टेस्ट ना देना भाई, बहुत बड़ी गलती है। मॉक टेस्ट अगर तुम स्किप करोगे तो तुम अपनी रैंक स्किप कर रहे हो, सच कहूँ तो। टेस्ट स्किप नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट को देना है भले ही प्रिपरेशन कैसी हो। चौथा है, रिसोर्सेज इकट्ठा करना बंद करो। खुद के नोट्स हैं, खुद के नोट्स बनाओ और उनसे ही पढ़ाई करो, क्योंकि खुद के नोट्स आर डायमंड भाई, गोल्ड भी नहीं, डायमंड है। खुद के नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पांचवा है, स्लीप इग्नोर नहीं करना है बिल्कुल। स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुमको बाद में समझ आएगा। अगर तुमको नहीं समझ आ रहा है तो एक दिन ना सो कर देखो। स्लीप के साथ खेल करोगे तो तुम्हारी प्रिपरेशन के साथ खिलवाड़ ज़रूर हो जाएगा। इसलिए स्लीप को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर तुमको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करते जाना, क्योंकि यहाँ पर तुमको इसी टाइप के कंटेंट मिलेंगे। और तुम्हारा एक लाइक मुझको काफ़ी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर देगा ऐसे ही और कंटेंट बनाने के लिए। और एज अ एल्डर ब्रदर मैं तुमको गाइड करता चलूँगा जेई और नीट के बच्चों को, क्योंकि मैं नहीं चाहता जो मैंने गलतियाँ की हैं वो तुम दोहराओ। और जो भी यहाँ पर गाइडेंस होगी वो रियल जेई गाइडेंस होगी, जो मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस पर मैं तुमको बताऊँगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, विल मीट अगेन।